हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही सीडीपी पढ़ेंगे, जिसकी ऑलरेडी हम 11 क्लासेस यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं। और आज आपकी होने जा रही है क्लास नंबर 12। और क्लास नंबर 12 जो आज होगी उसका आज टॉपिक रहने वाला है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। फ्रेंड्स, ये जो आपकी क्लास है 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 आज हो जाएगा और पार्ट 1 इसका कल हो जाएगा 2। आज अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे हम और कल पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई आज की क्लास के टॉपिक की बात। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट का जो फॉर्म जिन लोगों ने भी भरा हुआ है और जिनको करेक्शन करना है वो करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख से यानी कि 8 अप्रैल से करेक्शन आपके स्टार्ट हो गए हैं और ये करेक्शन आपके कल तक होंगे केवल, यानी 12 तारीख तक करेक्शन होंगे। उसके बाद किसी प्रकार का करेक्शन इसमें नहीं होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक करेक्शन नहीं किया है फॉर्म में, वो अपना करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आज का टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, क्या होती है अभिप्रेरणा, इसके बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन ताकि आपको पूरी इमेज क्लियर दिख सके। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, सबसे पहले लैटिन भाषा के शब्द मूवियर से हुई। यानी लैटिन भाषा का एक शब्द था मूवियर, उससे अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कार्य करने में तीव्रता। ठीक है, कोई भी आप कार्य करते तो हैं ही, धीमा करते हैं, ये मीडियम एक स्पीड से करते हैं या फिर तेज करते हैं, लेकिन कार्य करने में तीव्रता आ जाए, तो जो कार्य करने में तीव्रता आ जाए उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा। वो मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि मूवियर का। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिख रही होंगी, आपके लिए लगाई हैं मैंने इमेजेस। तो पहली इमेज में आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? पहली इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को साइकिल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, छोटी है बच्ची, स्टार्टिंग में उसको नहीं आती है, तो क्या करते हैं, बीच बीच में उसको पकड़ते हैं और उसको बताते हैं। ठीक है, कि इस तरह से साइकिल तुम्हें चलानी है, इस तरह से बैलेंस बनाना है। ठीक है, सामने देखना है, स्टीयरिंग पे उसके हैंडल पे फोकस करना है। सेकंड वाली इमेज में क्या दिख रहा है आपको? सेकंड वाली इमेज में आपको दिख रहा है कि बच्ची खुद से साइकिल चला पा रही है, उसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो यानी पहले बच्ची साइकिल चला रही होगी, गिर रही होगी बार बार, ठीक है ना। बाद में पेरेंट्स ने क्या किया, उसको मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन उसको दिया कि तुम चला सकती हो, तुम कर सकती हो, इस तरह से करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन जब उसको मिला, वो अच्छे से साइकिल चला पा रही है। दिख रहा होगा आपको इमेज में, बस आपको समझाने के लिए इमेज लगाई हुई है, बाकी इस इमेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा मूव करते हैं स्लाइड को आगे की तरफ। मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा अर्थात ऐसी आंतरिक स्थिति जो हमारे व्यवहार को बल, दिशा एवं लक्ष्य प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, तब तक जारी रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा अभिप्रेरणा के बारे में, कि ये क्या करती है, हमें हमारे व्यवहार को बल देती है, ठीक है, दिशा देती है और लक्ष्य प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, मोटिवेट जब किसी को हम कर देते हैं तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने में मोटिवेशन क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, उसको बताता है, याद दिलाता है बार बार, ये तुम्हारा लक्ष्य है, इसको तुम्हें हर हाल में प्राप्त करना है, इस तरह से प्राप्त करना है। ठीक है, तो एक बल मिलता है, दिशा मिलती है। ठीक है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके लिए 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला क्या, सही दिशा की आवश्यकता। ये नहीं है कि आपका लक्ष्य पूर्व दिशा की ओर है और आप
पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं, तो आपकी जो लक्ष्य की दिशा है, सही दिशा की आवश्यकता होती है आपको, कि सही दिशा में आप अपना मोटिवेशन लगा रहे हैं। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति तक गति रखनी है। जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको अपने काम को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, बीच में रुकना नहीं है। तो ये दो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लग रही हो आपको कंटेंट और मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो अभी तक नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे मोटिवेशन चक्र के बारे में, यानी कि मोटिवेशन साइकिल। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, तो किस तरह से होती हैं थोड़ा सा मैं आपको एक बार बड़ा कर लेता हूँ। तो पहली जो स्टेज होती है, चरण 1 होता है नीड, यानी कि आवश्यकता इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे भी आपके लिए टाइप किया हुआ है, ये इमेज भी लगा दी है। दूसरी होती है आपकी ड्राइव को बोलते हैं अंतर्नोद, ठीक है, अंतर्नोद। फ्रेंड्स, तीसरा जो चरण है वो आ जाता है आपका इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन, ठीक है। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखेंगे चरण 1, चरण 2 और ये चरण 3। और ये क्या है आपका, ये मिड चरण होता है, ये वाला मिड, यानी कि गोल या रिवार्ड। इसको बोलते हैं हिंदी में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए नीचे। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, स्लाइड को पहले नीचे करेंगे, हिंदी में जहाँ लिखा हुआ है मैंने वहाँ इसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये होता है चार्ट, इस तरह से, ठीक है। जो नीड होती है, आवश्यकता, वही क्या होती है, वही मोटिवेशन भी होती है। अब्राहम मैस्लो ने बताया है कि जो नीड होती है, आवश्यकता, वही मोटिवेशन भी होती है। मोटिवेशन ही नीड है, नीड ही मोटिवेशन है, ये बात अब्राहम मैस्लो ने बताई है। तो आपको इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, और वो सीटेट का एग्ज़ाम आपको पास करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास करके आपको नौकरी मिलने वाली है और नौकरी के बदले आपको पैसा मिलने वाला है, जिससे आपका जीवन जो है अच्छे से चलेगा। तो आपकी नीड क्या है कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम आपको पास करना है, क्लियर है। अब आ जाते हैं अंतर्नोद, यानी कि ड्राइव। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है साधन। मान लीजिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, तो उसके लिए क्या आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, जो कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। नोट्स चाहिए आपको, बुक्स चाहिए आपको, एक ही बात है, नोट्स बुक्स, ठीक है। नोट्स चाहिए आपको, बुक्स चाहिए, मतलब साधन चाहिए आपको, तो वो काम करता है अंतर्नोद का, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में, अंतर्नोद की स्थिति में, आपके जो है मन में उथल पुथल चलती है कि ये वाले नोट्स पढ़ने हैं, ये वाली बुक्स पढ़नी है, या कोई दूसरी बुक्स पढ़नी है, ये ऑनलाइन बैच लेना है मुझे, ये ऑफलाइन पढ़ना है। तो इस तरह से द्वंद्व की स्थिति चलती रहती है माइंड में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही क्लासेस हैं और PDF है, उसको केवल पढ़ना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपका कर दिया। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स आपका प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव, चरण तीसरा। ये पहला चरण हो गया आपका, ये सेकंड चरण आपका हो गया, और ये हो जाता है आपका थर्ड चरण, ये वाला प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव। जब आप सीटेट पास कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सीटेट आपने पास कर लिया, तो आपको क्या हुआ, आपका लक्ष्य मिल गया, तो आपको प्रोत्साहन मिल जाता है फिर, ठीक है। और ये होता है मिड चरण होता है एक तरह से, कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसका मतलब है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, ठीक है।
अपने लक्ष्य को जो पाने के लिए आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उसी से रिलेटेड होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि जो आपको ये चक्र कई बार पूछ लेता है, इसको क्रम से लगाइए और इसी तरह से आपको क्रम से लगाना है। किस तरह से? इस तरह से आपको क्रम से लगाना है, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, इस तरह से आपको इसको क्रम से लगाना होता है, उसमें चेंजेस नहीं करने, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाता है आपका ये जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता देता हूँ आपको, जो नीड होती है आवश्यकता ही मोटिवेशन है और मोटिवेशन ही नीड है। ठीक है, सबसे पहला वाला चरण है। दूसरा चरण क्या है? अंतर्नोद। नोद कर लेंगे इसको, नेद लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? नीड क्या है यहाँ आपकी, क्या सीटेट का आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपको उसको पास करना है। फिर अंतर्नोद क्या हो जाता है? ड्राइव, जो आपके साधन है जैसे कि बुक्स हैं, PDF है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है। इस समय आपके माइंड में चलता रहता है कि क्या जो है किस चीज़ से हमें पढ़ना है, नोट से, बुक से, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सब चलता रहता है आपके माइंड में। उसके बाद आज आपका आ जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये तीसरा चरण नहीं है, मिड चरण है ये। तीसरा चरण है आपका प्रोत्साहन। ठीक है, इसमें क्या करता है? क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें इंसान सोचता है। और लास्ट में आ जाता है आपका प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव, जब आप सीटेट पास कर लेते हैं। ठीक है, सीटेट जब आप पास कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चक्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स। छोटा मैंने इसलिए किया क्योंकि एक ही पेज पे आ नहीं रहा था ना ये। ठीक है, आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। ठीक है, आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन आएगा तो मैस्लो ने। क्या क्या था उसके सिद्धांत में? जैविकीय मांग। ठीक है, जैविकीय लिखा गया, जैविकीय मांग, सुरक्षा की मांग, ठीक है, सामाजिक मांग, सम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, ये क्रम याद रखना है। तो आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन आता है, आप बताएंगे, अब्राहम मैस्लो ने। और कौन कौन सी हैं उनके सिद्धांत में, कौन कौन से पद हैं? जैविकीय मांग हो जाएगा। ठीक है, जैविकीय मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, सम्मान मांग और आत्मसिद्धि मांग। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलेंगे फ्रेंड्स। ये जो हमने अभी चक्र पढ़ा था, ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र हमने पढ़ा था, तो इसमें 4 चीज़ हमने पढ़ी। नीड यानी कि आवश्यकता, ड्राइव यानी कि अंतर्नोद, फिर हमने क्या पढ़ा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि इंग्लिश में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और लास्ट में प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। इनके बारे में एक एक करके देख लेंगे हम। तो पहले नंबर पर आ जाता है आवश्यकता यानी कि नीड। ये होती क्या है? यह अभिप्रेरणा का पहला कदम है, सबसे पहला कदम। मान लीजिए आपने खाना खा लिया, अभी बहुत सारी चीज़ें खा ली, आपका पेट भरा हुआ है, तो क्या आपको खाने की आवश्यकता रहेगी? फिर नहीं रहेगी। तो जब आपको खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो फिर प्रेरणा देने का क्या फ़ायदा, प्रेरणा मिलने का क्या फ़ायदा है आपको? क्योंकि कितना भी कह ले कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत मीठा है, बहुत ताकतवर है, नहीं खाओगे आप क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। तो मान लीजिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और वो आपको पास करना है, तो उसको पास करना आपकी आवश्यकता है। ठीक है, तभी आपको, ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है अभिप्रेरणा। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शारीरिक आवश्यकता, या शारीरिक आवश्यकता को प्राकृतिक या स्वाभाविक भी कहते हैं, क्योंकि शरीर की जो डिमांड होती है वो एक तरह से प्राकृतिक या स्वाभाविक आवश्यकता होगी ना, जैसे कि भोजन, वस्त्र, विश्राम। आपके शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए, आपको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या आपका शरीर काम करेगा? आपके शरीर को चलने के लिए वस्त्र चाहिए, वस्त्र नहीं होंगे तो क्या बिना वस्त्र के आप रह सकते हैं? बताइए, सर्दी में आपको ठंड लगेगी, बिना वस्त्र के लगेगी ना, और बिना वस्त्र के आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते। और शरीर को आपके रेस्ट भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए। तो एक ऐसी नीड हो गई आपकी, शारीरिक नीड हो गई, शारीरिक आवश्यकता या प्राकृतिक या स्वाभाविक नीड हो गई। ठीक है, यहाँ नंबर 1 डाल देंगे फ्रेंड्स, एक्चुअली छूट गया है नंबर 1। नंबर 2 पे क्या पढ़ा आपने? अंतर्नोद यानी कि ड्राइव।
आवश्यकता के बाद तनाव एवं सक्रिय रहने की स्थिति अंतर्नोद कहलाती है। ठीक है, जब आपके पास नोट्स बुक वगैरह होते हैं तो आप के अंदर तनाव आ जाता है, सक्रिय रहने की स्थिति, कि नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन बैच लेना है, ऑफलाइन पढ़ना है, यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेनी है, ये सब इसे कहते हैं अंतर्नोद की स्थिति। ठीक है, ऐसे बिहेव करता है इंसान, ऐसे बिहेव करता है। आपके लिए इमेज मैंने लगाई है, सर पे हाथ रख लेगा, क्या करना है समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है आपकी इमेज है ये। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा था आपने? थर्ड नंबर पे आपका लिखा था लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। उसके बारे में बता ही दिया क्या है वो, लेकिन चरण नहीं है। चरण, थर्ड चरण कौन सा है? प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव। वह स्थिति, वस्तु या कथन जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और अंतर्नोद संतुष्ट हो जाता है। जब अंतर्नोद यानी कि जो आपकी माइंड में चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, वो जब पूरा हो जाता है तो इसे प्रोत्साहन कहते हैं, इंसेंटिव। जैसे मान लीजिए सीटेट आपने पास कर लिया, सीटेट का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, तो आपको क्या होगा? आपको आपका अंतर्नोद संतुष्ट हो जाएगा ना। इसी स्थिति को प्रोत्साहन बोलते हैं। जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वह कुंठित हो जाता है। जब प्रोत्साहन मिलता नहीं है, मान लीजिए सीटेट में आप फेल हो गए, तो आप क्या हो जाओगे? फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। कुंठित मतलब फ्रस्ट्रेटेड, देखिए मैंने लिखा भी है। और फ्रस्ट्रेटेड होने के यानी कि कुंठित होने के दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से दो कारण हैं? पहला कारण साधन उपलब्ध न होने के कारण। मान लीजिए आपके पास ना बुक्स हैं, आपके पास ना नोट्स हैं, ना आपके पास ऑनलाइन बैच लेने के लिए पैसे हैं। ठीक है। दूसरा क्या? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालने या पढ़ने के कारण। मान लीजिए आप आपने अपने लक्ष्य के लिए आपको सीटेट पास करना है और आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में आपके यार दोस्त कहते हैं चलो खेलने चलते हैं, वहाँ मैच है, ठीक है चलो वहाँ चलते हैं, मेला लगा है वहाँ। तो जो बीच बीच में परेशानी आती है, बीच बीच में दिक्कत आती है, बाधा डलती है, उससे भी क्या हो जाता है? व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कुंठित हो जाता है। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रेंड, जो आपकी आवश्यकता होती है, नीड, उसके बाद क्या आता है? आपका अंतर्नोद आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है। फिर मन में क्या होता है? उद्वेलन चलता है। ठीक है, मन में उद्वेलन चलता है। लक्षित व्यवहार, फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आप करते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या मिल जाता है आपको? असफलता मिल जाती है। जब आपको असफलता मिल जाती है तो आप क्या करते हैं? वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लेते हैं कोई। ठीक है, कि अब ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो वो सही, ऐसे करते हैं ना आप। तो देखिए मैंने बस ये केवल बताने के लिए आपको कि आवश्यकता होती है जब, तो मन में द्वंद्व उठता है, और जब असफलता मिल जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुंठित, यानी फ्रस्ट्रेटेड। और जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो कैसा व्यवहार करता है? आक्रामक व्यवहार करता है, गुस्से वाला व्यवहार। ठीक है, गुस्सैल स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, इसके बारे में और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो मन में जो संघर्ष चलते हैं फ्रेंड्स, जो द्वंद्व मन में चलता है, उसके उत्पन्न होने के 3 कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके उत्पन्न होने के 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, मन में संघर्ष 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला, उपागम यानी कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, परिहार यानी कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा, उपागम परिहार यानी कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। 3 तरह से संघर्ष उत्पन्न होता है। तो पहले वाला तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला परिहार निगेटिव होता है, और थर्ड वाला उपागम परिहार पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम आपने दिया और आप सीटेट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो आप अगली बार क्या करेंगे कि हम सीटेट का एग्ज़ाम फिर से देंगे और ऑप्शन भी चुन लेते हैं कुछ। फिर इस बार बैंकिंग सेक्टर में भी जाएंगे, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देंगे। तो सीटेट को भी आप दोबारा देंगे और बैंकिंग को भी देंगे आप दोबारा। तो दोनों आपके माइंड में क्या बातें आई? पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं उपागम, यानी दोनों पॉजिटिव बातें हैं। ठीक है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर हो गया? अब आ जाइए सेकंड वाले पे, परिहार। मान लीजिए आप सीटेट में क्या हो जाते हैं? सीटेट में हो जाते हैं आप फेल। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि छोड़ो, सीटेट वीटेट बेकार है,
सीटेट नहीं करना, और सरकार को नौकरी भी नहीं देनी है, अब हम किसी चीज़ की भी तैयारी नहीं करेंगे। तो सीटेट में भी आप फेल हो गए, निगेटिव बात हो गई, और फेल भी हो गए। अब सीटेट आपने मना कर दिया खुद से, खुद के मन में कि सीटेट भी अब नहीं देना है, और आगे कोई ऑप्शन भी आपको नहीं चुनना है कि छोड़ो सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो हम कोई तैयारी नहीं करेंगे, तो वो भी माइनस आपकी बात हो गई। तो ये दोनों ही बात निगेटिव हो जाती हैं। परिहार परिहार यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। थर्ड नंबर पे थर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं, उपागम परिहार। सीटेट के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए, तो आप क्या करते हैं कि चलिए सीटेट का एग्ज़ाम फिर से देंगे, ठीक है। सीटेट का एग्ज़ाम फिर से देंगे, पॉजिटिव बात होगी, यानी कि उपागम प्लस आ गया। उसके बाद लेकिन आप कोई और ऑप्शन नहीं चुनते हैं कि सीटेट के साथ हम कुछ और भी देंगे, बस नहीं, सीटेट ही देना है आपको, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव, कोई और एग्ज़ाम हमें नहीं देना, सीटेट ही देना है बस। तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। तो उपागम परिहार बोलेंगे इसको, या फिर इंग्लिश में अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीटेट के एग्जाम्पल को लेके मैंने तीनों आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरी सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है आज का, ठीक है। अब आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, इसी से रिलेटेड है, देख लेंगे फटाफट से। प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। प्रेरणा कब मिलनी चाहिए, मोटिवेशन कब मिलना चाहिए आपको? पारितोषिक, जब आपको पूरा पारितोषिक मिल गया, मान लिया आपने कोई काम किया, उसका पारितोषिक इनाम आपको मिल गया, उसके बाद होनी चाहिए मोटिवेशन? नहीं। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव, इंसेंटिव आपको मिल गया अंत में, उसके बाद प्रेरणा होनी चाहिए? नहीं। दंड के बाद प्रेरणा होनी चाहिए, या फिर नतीजे की जानकारी के बाद प्रेरणा होनी चाहिए? बताइए। तो नतीजे की जानकारी के बाद आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये इसका ऑप्शन नंबर दोनों पे बी लिखा गया है, ए बी बी सी। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आपका ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई भी कंडीशन है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई, ठीक है, कि सीटेट का एग्ज़ाम है आपका, वो आपको पास करना है, जानकारी होगी, उसके बाद आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आंसर आप पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता जब, ये फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया, जो हमने अभी 3 कंडीशन पढ़ी हैं, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। जो 3 कंडीशन पढ़ी हैं ये, इसमें जो बीच वाली कंडीशन है, जब मन में दोनों ही विचार निगेटिव होते हैं, परिहार परिहार द्वंद्व, तब क्या होता है, तब द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। द्वंद्व उत्पन्न क्यों होगा? हमें तो पढ़ना ही नहीं है सीटेट, हमें कोई और भी नौकरी नहीं करनी, तो मन में कोई द्वंद्व ही नहीं है, कन्फ्यूज़न ही नहीं है। कन्फ्यूजन कब होता है कि ये करना है नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। तो ये बीच वाली जो स्थिति होती है, परिहार परिहार उपागम, ये इंग्लिश में कह देंगे अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। ये आप ब्रैकेट में करके लिख लेंगे साइड में यहाँ इस तरह से, ठीक है, अपनी PDF में। चलिए यही क्वेश्चन था कि द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता, कब नहीं होता? जब आवश्यकता की पूर्ति में बाधा या लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा होती है। ये तो नहीं पढ़ा हमने। एक ही समय में 2 समान रूप से आकर्षक लक्ष्य, आकर्षक लक्ष्य मतलब पॉजिटिव, तब भी ऐसा नहीं है द्वंद्व उत्पन्न, तब तो होता है उत्पन्न। एक ही समय में 2 नकारात्मक लक्ष्य, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। बताया था ना मैंने कि परिहार परिहार द्वंद्व, यानी कि दोनों निगेटिव जब होते हैं, नकारात्मक, तब क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन का इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसी जो मैंने बताया था, मन में संघर्ष उत्पन्न होने के कारण है 3, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी दैहिक यानी कि जैविक मांग है? दैहिक मतलब देह से रिलेटेड, देह मतलब आपके शरीर से रिलेटेड, शरीर की कौन सी मांग है? नींद है, स्नेह है, आत्म प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है? बताइए, शरीर को किसकी आवश्यकता है? बताइए। आत्म प्रतिष्ठा, स्नेह, ये तो सब मन को आवश्यकता है इनकी। तो शरीर को किसकी आवश्यकता है? बताइए, क्या इसका आंसर हो सकता है? एक ऑप्शन चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नींद की मांग। यानी कि आपने विश्राम पढ़ा था ना, बताया था मैंने कि विश्राम भी चाहिए शरीर को। तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगी फिर से रिफ्रेश होके? तो नींद की जो मांग है वो शारीरिक मांग है, जैविक मांग है, दैहिक मांग है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, बताइए। तो मान लिए विद्यालय में क्लास में बच्चे हैं, उनमें से किसी बच्चे को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, तो कैसे करेंगे? गहन अध्ययन द्वारा। गहन अध्ययन द्वारा मतलब मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में मोटिवेट करना है, तो उस चीज़ के बारे में डीपली बताकर, पूरी गहराई से उस चीज़ के बारे में बताकर बच्चे को मोटिवेट करना है। ठीक है, गहराई से किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसके बारे में जानने का, तब बच्चा मोटिवेट हो जाएगा अच्छे से। तो गहन अध्ययन द्वारा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, क्यों? क्योंकि किसी के बारे में डीपली बताकर मोटिवेट किया जा सकता है अच्छे से। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, उन्हें भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन आएगा, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर लगाएंगे बोल्स एवं कॉफमैन ने। ठीक है, बोल्स एवं कॉफमैन ने। और आपका ये वाला आता है अभिप्रेरणा का हमने क्या बताया था शुरू में आपको, बताइए याद होगा तो। आवश्यकता का पद अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो उसे लिखेंगे मैस्लो ने। ठीक है, दिखाया था ना शुरू में, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, जी, आवश्यकता का पद अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स एवं कॉफमैन ने। ठीक है फ्रेंड्स, एक अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का कैक है, या इंग्लिश में लिखा होगा XY का सिद्धांत किसने दिया? ये लिखा है मैकग्रेगर डगलस ने। ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे मैकग्रेगर डगलस ने, साथ के साथ ये चैप्टर की याद कर लेंगे ये क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का कैक है या XY का सिद्धांत दिया था मैकग्रेगर डगलस ने। ठीक है, और ये आपका एक क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये कथन है एक्चुअली फ्रेंड्स, ये कथन किसने दिया था कि जो अभिप्रेरणा है सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कथन है स्कीनर साहब का। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसके द्वारा कही गई ये बात? BF स्कीनर के द्वारा। ठीक है, और एक अंतिम क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जो मोटिवेशन होती है फ्रेंड्स, दो तरह से मिलती है। एक तो जन्मजात, किसी के अंदर इनबॉर्न होती है, जन्म से ही अभिप्रेरणा उसके अंदर रहती है। और एक अर्जित करके, मतलब किसी के द्वारा दी जाती है, या किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से ली जाती है। ठीक है, किसी के विचार से मोटिवेशन लिया जाता है। एक जन्म से ही होती है और एक अर्जित की जाती है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, उसे भी देख लेंगे। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये बुक का नाम है फ्रेंड्स, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये बुक किसने लिखी थी? अब्राहम मैस्लो ने लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, बुक रिटन बाय अब्राहम मैस्लो। ध्यान रखेंगे, बुक का नाम कई बार एक बुक का नाम पूछ लेता है पेपर में, एक बुक का नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा किसने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स। ये पार्ट 1 था इसका, पार्ट 2 कल आ जाएगा आपके लिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। ठीक है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दंड वगैरह ये सब, बस छोटा ही है, वो भी पार्ट छोटा ही रहेगा। और कल आपका अभिप्रेरणा वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे, देख लेंगे कौन सा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक्स। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक अंकित राठी के नाम से, इंस्टाग्राम अंकित राठी के नाम से, टेलीग्राम दी अंकित राठी के नाम से, और यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी के नाम से। तो फ्रेंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो लोग चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ग्रुप है, वीडियो को, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए,
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।